चांसर कुलगाम में कल दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई, जिसमें अभी तक 2 मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। देर गए ऑपरेशन जारी रहा, ताहम अंधेरी की वजह से ऑपरेशन को मौखर करना पड़ा। उधर सुबह सवेरे ही फायरिंग का तबादला दोबारा शुरू हुआ, जो कि अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले ही इलाके को अपनी तहवील में ले लिया है। मिलिटेंटों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की निगरानी के लिए जीओसी, विक्टर फोर्स और डीआईजी जनूबी कश्मीर चांसर कुलगाम में मौजूद हैं। उधर हिमदानिया कॉलोनी बमना श्रीनगर में भी कल शाम एक मुख्तसर एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में मजीद मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला पर मुहासरा किया है। एनकाउंटर की जगह पर हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे जहूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहूर, इस वक्त क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं एनकाउंटर के हवाले से? देखिए साहिबा, मैं आपको बताऊं कि ये जो एनकाउंटर है कल शाम जो है शुरू हुआ। तो यहाँ चांसर कुलगाम में एक इलाका है जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा किया। उन्हें यहाँ मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी, तो उसकी बिना पे जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे पहुंची तो फायरिंग का तबादला शुरू हुआ, क्योंकि देर गए तक जारी था। क्योंकि इब्तदाई मरहले में पहले एक मिलिटेंट जो है, एक मकामी मिलिटेंट को मारा गया। उसके बाद जो है एनकाउंटर देर गए तक जारी था, क्योंकि अंधेरा काफी था, तो उसकी वजह से ऑपरेशन को जो है वो मुलतवी करना पड़ा सुबह सवेरे तक। सुबह सवेरे ही जो ही आफ्ताब तुलू हुआ तो उसके फौरन बाद ही फायरिंग का तबादला जो है वो शुरू हुआ। और फायरिंग के इस तबादले में जो है अभी तक जो हमें इतला मौसूल है उसके मुताबिक 2 जो मकामी मिलिटेंट हैं वो मारे गए हैं। अब पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि एक यावर भट्ट है और एक शिराज मौलवी है। तो ये दोनों मिलिटेंट जो इस एनकाउंटर में जो है वो मारे गए हैं। शिराज मौलवी के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो 2016 से सरगर्म थे और काफी निहायती मतलूब थे। आईजी ने ट्वीट में ये भी बताया है कि ये काफी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। और कुल मिलाकर ये जो इनकाउंटर है, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया है और कुल मिलाकर पुलिस इसे एक बहुत ही बड़ी कामयाबी समझ रही है। साहिबा, मैं आपको ये भी बताऊं कि कल शाम जो है बिमना इलाके में, श्रीनगर के बिमना इलाके में भी एक एनकाउंटर हुआ मुख्तसर। उस झड़प में जो है एक मिलिटेंट मारा गया है। कुल मिलाकर अगर वादी की बात करें तो अभी तक जो है इन दोनों एनकाउंटर्स में जो है 3 मिलिटेंट जो है अभी तक मारे गए हैं। जी साहिबा, बिल्कुल। तो कल रात से ये एक्टिविटीज जारी हैं, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा किया हुआ है। जहूर, क्या इंटरनेट के हवाले से कुछ खबर है, बंद है या फिर जारी रखा गया है? जी मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंटरनेट की, जहां तक मोबाइल इंटरनेट की बात है तो मोबाइल इंटरनेट जो है बंद नहीं किया गया, क्योंकि मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूं कि कुछ अर्सा पहले ही जो है सिक्योरिटी एजेंसियां जो है जहां जहां एनकाउंटर्स हो रहे हैं वहां अब मोबाइल इंटरनेट खदमात जो है उस तरह से बंद नहीं की जाती है। अगरची सिक्योरिटी एजेंसियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा उस पस मंजर में कभी कभार इंटरनेट खदमात जो है वो मुअत्तल की जाती हैं, जैसे कि कुछ इलाकों में इससे पहले किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ इंटरनेट खदमात जो है वो मुअत्तल नहीं की गई थी, वो कल से ही बहाल थी। जी साहिबा, जी बिल्कुल। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा अभी भी जारी है, वहीं एनकाउंटर की जगह से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं। जहूर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन सब के बीच मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से 2 रोजा यूपी दौरे पर होंगे। अमित शाह के दौरे का मकसद इंतखाबी हिकमत अमली वज़े करना है। बीजेपी ने पीएम मोदी के पार्लिमानी हलका वाराणसी में पार्टी के तमाम 403 असेंबली हलकों के इंचार्जों, 98 जिली सुदूर और पार्टी के जिला इंचार्जों की मीटिंग बुलाई है। अमित शाह और रियासत के इलेक्शन इंचार्ज मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान मीटिंग से खिताब करेंगे। यूपी इंतखाबात पर बीजेपी का सबसे अहम इजलास बताया जा रहा है। वाराणसी में मीटिंग के बाद अमित शाह 13 नवंबर यानी कि कल समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करेंगे, साथ ही अवामी रैली से खिताब भी करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी मामले पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बेहद अहम माना जा रहा है वजीर दाखिला अमित शाह का ये दौरा, क्योंकि यूपी इलेक्शन की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए यूपी इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और अब यूपी इलेक्शन के लिहाज से भाजपा की ये सबसे बड़ी मीटिंग है, जिसको यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों के न केवल प्रभारी बुलाए गए हैं, बल्कि जो संगठन के 98 जिले हैं उनके भी प्रभारी और अध्यक्ष बुलाए गए हैं। तो अब तक यूपी चुनाव में इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है, इस लिहाज से इसको माना जा रहा है कि अमित शाह खुद इतनी बड़ी मीटिंग काशी में ले रहे हैं। काशी प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है, तो ऐसे में लाजमी है कि यहाँ का पॉलिटिकल महत्व बढ़ जाता है और यहाँ पर पूरे प्रदेश की मीटिंग बनाकर कोशिश ये होगी कि भाजपा अपने किले को अभेद बना सके। इसके लिए यहाँ पर फीडबैक भी ले सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो विधायक है, जो मौजूदा मंत्री हैं जिनकी सीट है, वहां के विधानसभा प्रभारी को बुलाने का मतलब है कि उनकी वहां पर विधायक की परफॉर्मेंस कैसी है, छवि कैसी है। तो ये भी बहुत कुछ तय होगा कि इस मीटिंग के बाद कि किसकी टिकट कटेगी, कौन इस बार दोबारा चुनाव लड़ेगा। तो ये तमाम सारे जो किसी भी चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन सब की चर्चा आज होगी। और शाम को माना जा रहा है कि जो दूसरे राज्य हैं जहां इस साल चुनाव होने हैं उनको लेकर भी मीटिंग हो सकती है, मसलन पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, तो यहाँ की भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल सभी 403 यूपी की विधानसभा सीटों के लिए ये चर्चा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में रहेंगे और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी। तो ऐसे में अब ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार और संगठन दोनों एक साथ होंगे और दोनों के बीच में 403 सीटों का जो है डिस्कशन होगा। बिल्कुल, यूपी इलेक्शन बहुत ही एक अहम हिस्सा है इंतखाबात के हवाले से, वहीं सबसे बड़ा इजलास भी ये माना जा रहा है। ऐसे में मीटिंग को लेकर वाराणसी और उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए कि जितने भी क्योंकि बड़ी संख्या है जो इसमें बुलाए गए हैं विधानसभा प्रभारी और जो संगठनात्मक जिलाध्यक्ष, तो ऐसे में जो भी अमेठी कोटी से लेकर टीएस दीनदयाल हस्तकला संकुल तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे रास्ते को सजाया है। इसके अलावा जहां पर मीटिंग होनी है वहां तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी बाहर से संगठन के पदाधिकारी आए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये तमाम सारी बातें उत्तर प्रदेश का, जब किसी राज्य का चुनाव हो वो भी उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के चुनाव की मीटिंग प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो, जिसके लिए कहा जाता है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पूर्वांचल से जाता है। तो ये तमाम सारी जगह, समय, टाइम और मीटिंग को संबोधित करने वाले शख्सियत यानी कि अमित शाह और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए पूरे न केवल संगठन की तैयारी है बल्कि विपक्ष की नजर भी इस मीटिंग पर है क्योंकि ये बड़ी मीटिंग मानी जा रही है। बिल्कुल, तो सियासी रद्द-ए-अमल अपोजिशन की तरफ से क्या कुछ आता है वो भी इसमें देखना अहम हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल ग्राउंड उत्तर प्रदेश में तैयार किया जा रहा है और बीजेपी अपने आप को एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी यूपी में देखती है। उपेंद्र, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले वुकला और सहाफी की अर्जी पर समाअत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। एडवोकेट मुकेश, एडवोकेट अंसार अंदरूनी और सहाफी श्याम सिंह की जानिब से प्रशांत भूषण ने समाअत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की, जिसे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मंजूरी दे दी है और इस पर जल्द समाअत की यकीन दहानी भी कराई है। ख्याल रहे कि त्रिपुरा के मुतासिरा इलाकों का दौरा करने वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल 2 वुकला एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वुकला पर सोशल मीडिया पर 2 फिरकों के बीच नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया गया था। त्रिपुरा पुलिस की कार्रवाई को वुकला ने नाइंसाफी और इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 इख्तियाराई ग्राहकों पर मरकूज स्कीम का आगाज करेंगे। स्कीम का मकसद खुर्दा सरमायाकारों के लिए सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट तक रसाई में इजाफा करना है। इसी के तहत खुर्दा सरमायाकारों के लिए हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतों के जरिए जारी सिक्योरिटीज में बराह रास्त सरमायाकारी का रास्ता खुल जाएगा।
सरमायाकार आरबीआई के साथ मुफ्त अपनी सरकारी सिक्योरिटीज का अकाउंट ऑनलाइन खोल सकेंगे और आसानी से उसको बहाल रख सकेंगे। इस स्कीम की थीम शिकायतों को दर्ज करने के खातिर ग्राहकों के लिए वन नेशन वन ओम्बुड्समैन यानी मुहतसिब के साथ वन पोर्टल, वन ईमेल और वन एड्रेस है। इस तकरीब में मरकजी वजीर खजाना और आरबीआई के गवर्नर भी शरीक होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बॉम्बे हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े के वालिद ध्यानदेव वानखेड़े के जरिए दायर हत्या की इज्जत मुकदमे पर आज समाअत होगी। समीर के वालिद ने नवाब मलिक से 1.25 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता दिनों नवाब मलिक ने हत्या की इज्जत मुकदमे में जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। मलिक ने कहा था कि ध्यानदेव वानखेड़े ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि मेरा बयान किस तरह हद तक आमेज, बदनाम करने वाला या तौहीन आमेज था। नवाब मलिक ने इल्जाम आयद किया है कि हत्या की इज्जत का मुकदमा और कुछ नहीं बल्कि समीर वानखेड़े के गैर कानूनी कामों को पर्दा डालने की कोशिश करना है। इसी मामले पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे, इससे पहले भी इस मामले को लेकर समाअत होनी थी और आज फिर समाअत होगी। क्या लगता है जो हर्जाने का मुतालबा किया गया है वो मिल पाएगा? देखिए, बहरहाल हमने जब देखा कि पिछली सुनवाई जब अदालत में हुई तो दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्षों की तरफ से जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर आरोप कटाक्ष जो किए गए थे, उन तथ्यों को जो अदालत के सामने रखा गया। अदालत ने दोनों पक्षों से पूछा कि जो बातें तुम लोगों ने कही है वो बिल्कुल सही है, आपने पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं किया, पर्सनल कमेंट नहीं किया, ऐसा एक आप जो हलफनामा अदालत में दाखिल करे। तो दोनों पक्षों को हलफनामा दाखिल करना था। दोनों पक्षों ने हलफनामा जो है दाखिल कर दिया है और आज जो है दोनों पक्षों ने अगर हलफनामा दाखिल किया तो उसके बाद उसमें किन चीजों को मेंशन किया है उसे कोर्ट कंसीडर करेगा। साथ ही आज सुनवाई जब होगी तो दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। दोनों की दलीलें सुनने के बाद देखना होगी कोर्ट क्या तय करता है, क्योंकि वानखेड़े के जो पिता है उन्होंने दावा किया है कि नवाब मलिक जो लगातार सोशल मीडिया पर उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं। जी, हर्जाने के तौर पर 1 करोड़ 25 लाख का जो है जो हर्जाना उन्होंने ठोका हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि उस पर क्या कुछ रिजल्ट जो है अदालत से आता है। आज दोनों की दलीलें जो अदालत में रखी जाएंगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी, वही तय करेगा कि आगे क्या इस याचिका का क्या परिणाम होगा। बिल्कुल, वहीं पिछली समाअत में ये भी कहा गया था कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप एक सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो आपको पब्लिकली आपकी तनकीद की जा सकती है। वहीं आज क्या कुछ खास होने वाला है सुनवाई में, किस तरीके के पक्ष दोनों तरफ से पेश किए जाते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मुंबई के कुर्ला में देर रात भयानक आतिशजदगी का मामला पेश आया। कुर्ला के स्क्रैप एरिया में लगी आग ने दर्जन भर गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग फैल गई। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने काफी जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस सानहा में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, पर लाखों के माली नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। साइड से कहां से आग लगाए तो किसी को मालूम नहीं है। उसके बाद ये शायद 12, साढ़े 12 या 1:30 बजे के आसपास लगी है आग। उसके बाद ही कुछ कॉल किए होंगे, पुलिस को कॉल किए होंगे या समझ लो फायर ब्रिगेड को कॉल किए होंगे। उसके बाद ये लोग आए हैं तो उसके बाद कंट्रोल अभी जाके जो समझो कंट्रोल हुआ है। और समझो ये प्लास्टिक का है, स्क्रैप लाइन है ही है तो प्लास्टिक और लोहा या जो भी कुछ रहता है और तो कुछ यहाँ रहता है। तो अभी समझो 10 से 15 गोडाउन तो जल ही चुके हैं, वो साइड से और ये साइड से। इसका नहीं कोई फंसा नहीं है, ना कोई इंजर्ड हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। वैसे सब ठीक है। तो जो भी हुआ है माल का ही नुकसान हुआ सबके। सुबह 3, सवा 3 के करीब ये घटना जो आग लगने की घटना मुंबई अग्निशमन मंडल के नियंत्रण कक्ष को प्राप्त हुई। यहाँ पर अभी 12 फायर इंजन, 10 टैंकर्स और करीब 150 फायरमैन यहाँ तक यहाँ पर फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अभी चारों साइड से हमारी 10 लाइन चालू है
तो कोई कैजुअलिटी वगैरह इसमें? नहीं, अब तक कोई किसी को इंजरी की कोई भी किसी का रिपोर्ट अब तक नहीं है। तो ये कौन सी जगह है जिसमें आग लगी थी, क्या है? ये मुंडाला मार्केट है, स्क्रैप मार्केट है। यहाँ पर अलग अलग किस्म की यहाँ पर स्टोरेज किया हुआ था। तो तकरीबन कितने गोडाउन जली हुई? 25 से 30 गोडाउन होने की आशंका है। चीनी वालों को बारिश से आज कतरे राहत मिल सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश होने के आसार कम हैं, लेकिन बादल छाए रहेंगे। आइंदा 2 दिनों के दौरान हल्की या औसत बारिश हो सकती है, क्योंकि साउथ अंडमान समंदर के ऊपर हवा का कम दबाव कल तक बना रहा है। उधर गुज़िश्ता 4 दिनों से हो रही बारिश के नतीजे में कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बारिश और उससे जुड़े वाकयात में 14 अफराद हलाक हो गए हैं। करोड़ों के इमलाक तबाह हो गए हैं। मुतासिरा इलाकों में राहत कार्य जारी है। राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी भी लगातार खराब होती जा रही है। लोगों का कहना है कि खासकर दिवाली के बाद से उसमें इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के सख्त अहकामात थे, बावजूद इसके दिल्ली में इस बार जमकर आतिशबाजी हुई और इसका असर दिवाली गुजरने के बाद भी नुमाया है। केजी मार्ग पर PM 2.5 477.31 जबकि PM 10 537.5 रिकॉर्ड किया गया है। उधर शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। साथ ही साथ धुंध में भी इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि दिवाली के बाद से धुंध में इजाफा हुआ है। फिजाई आलूदगी की वजह से सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। धुंध की वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो रहा है। कुछ ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त से कुछ देरी से चल रही हैं। मशहूर साइंसी जरीदे लैंसेट ने कोवैक्सीन पर ताजा रिपोर्ट शाया की है। शाया रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ मौसर और महफूज है। तीसरे मरहले की क्लिनिकल ट्रायल के बाद लैंसेट ने यह रिपोर्ट शाया की है, जिसमें सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ कोवैक्सीन को 70.8% मौसर बताया गया है। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन 63.6% मौसर है। लैंसेट की यह रिपोर्ट भारत बायोटेक कंपनी की स्टडी के 4 महीने बाद आई है। अपनी स्टडी में सिम्टोमेटिक कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन के 70.8% और शदीद सिम्टोमेटिक मामलों में 93.4% मौसर होने का दावा किया था।